आगरे वाली काकी रात सोए सोए चल बसी। जगन ने भीतर आते ही सूचना दी थी। एक पल के लिए तो सबने एक दूसरे के चेहरे की ओर देखा, लेकिन अगले ही पल सबके चेहरे यूं हो गए जैसे कुछ सुना ही ना हो। बीजी, सुना आपने? जगन क्या कह रहा है? मैं खुद को रोक नहीं पाया और बीजी के पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला था, अरे, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे बहुत बड़ी अनहोनी हो गई हो। दुनिया में बहुत लोग मरते हैं, आए दिन कितना कुछ सुनने को मिलता है। आप ठीक कह रही हैं बीजी, लेकिन जब कोई अपना मरता है ना, तो अनहोनी ही होती है। लो, इसे क्या हो गया? इसके लिए कब से अपनी हो गई। मैंने बीजी की शब्द तो सुन लिए थे, लेकिन नाचती हुई मुद्रा में बीजी की उंगलियों को बर्दाश्त कर पाना इस वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था। चलो, मुक्ति मिली उसे भी। मुई कब से काल कोठरी में पड़ी बदबू फैला रही थी। चलते चलते निम्मो चाची के व्यंग्यात्मक स्वर भी मेरे कानों में पड़ गए थे। यहाँ हर कोई काकी पर व्यंग करता ही आया है। काकी के लिए तो इस तरह के जुमले केवल आज नहीं, जाने कब से चलते आ रहे हैं। मैं तो काकी से कभी मिल ही नहीं पाया। जब कभी बाबूजी ने काकी के पास जाने का प्रोग्राम बनाया, कोई न कोई अड़चन आती ही रही। यूं भी सावित्री ताई हर माँ एक चक्कर लगा ही जाती थी। कितनी अजीब बात है, सावित्री ताई और लली काकी से रिश्ता तो एक साथ है, पर दोनों को लेकर सबकी सोच में इतना अंतर क्यों है? काकी के कोई औलाद नहीं हुई, बस इसलिए सबने उन्हें काट दिया। हाँ, ताया जी ने उन्हें नहीं पूछा तो फिर भला और कौन पूछता। घर में नई बहू लाते ही ताया जी ने काकी को काल कोठरी में डाल दिया था। बड़े साफ शब्दों में ताया जी ने काकी से कहा था, या तो अपने घर वापस चली जा, या फिर ताया जी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि काकी ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया था। ऐसा मत कहो जी, मैं घर के किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी। बस 2 जून की रोटी मिल जाए, मैं इसी में जी लूंगी। ये सब अपने ही घर की कहानी है। यकीन नहीं आता जाने कैसे एक रोज आंगन में बैठे बीजी ने ये सारी कहानी कह डाली थी। बीजी के मुंह से यह सब सुनते ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई चलचित्र मेरी आंखों के आगे चल रहा है। उसी रोज से काकी से मिलने की एक जिद मेरे भीतर कर गई थी। कंपनी के दौरे से अक्सर मुझे दूर दूर जाना होता, और इस बार का दौरा तो मैंने आगरा का ही बना डाला। मेरे चलते चलते बाबूजी ने कहा था, आगरा जा रहा है तो सावित्री के घर भी होते आना। बाबूजी की बात के साथ ही बीजी ने अपनी बात जोड़ दी थी। और हाँ सुन, हवेली के ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं। पल भर में सब कुछ समझ लेने के बावजूद मैंने कहा था, ऐसा क्यों बीजी? अरे तू नहीं समझ पाएगा। जिसके पास अपनी औलाद नहीं होती ना, वे नजर बट्टू होती हैं, और मैं नहीं चाहती कि तुझे किसी की नजर लगे। मन ही मन हंस पड़ा था मैं। क्या बीजी मुझे रोक पाएंगी? मैं तो अब पूरी तरह से उड़ान भर काकी से मिलने की चाह रहा था। मन के भीतर उड़ान हो तो तन स्वयं ही हल्का होकर जहाँ चाहे वहां पहुंच जाता है। अरे अब तो उसकी औलाद हो गई है। निम्मो चाची जाने कब से दरवाजे की ओट में खड़ी हमारी बातें सुन रही थी। कैसी बात करती हो? एक बार कोक ढह जाए तो दोबारा नहीं बनती। आज के जमाने में सब हो जाता है जीजी। बस फर्क इतना है कि मानुष की जगह बंदर पैदा हो गया। चाची और बीजी हो करके हंसने लगी। ये बात भी नई नहीं थी। पिछली बार सावित्री ताई आई थी तो उन्होंने सबको बताया था काकी ने एक बंदर पाल लिया है। ताई की इस बात पर मुझे तो जरा भी यकीन नहीं आया था। सुबह 5 बजे की गाड़ी पकड़ मैं सीधे आगरा पहुंचा था। नौलखा बाजार पार करते हुए मैं काका के उस किलेनुमा घर में पहुंचा था। दरवाजा खटखटाया तो मेहरी ने दरवाजा खोला था। पता चला कि ताई जी मंदिर गई हुई हैं। जाने क्यों मेरी नजर सीधे ऊपर जाती सीढ़ियों पर जा टिकी। एकाएक मैं बोला था, काकी तो होंगी ना? मेहरी ने एक शंकालु दृष्टि मेरे ओर डाली। आज काकी से कोई मिलने आया है, मेहरी के लिए निश्चय ही आश्चर्य वाली बात होगी। मैं बिना कोई जवाब लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ गया था। छत का नक्शा देख एक बार तो पूरे बदन में जैसे एक सुरसुरी सी दौड़ गई। एक बार जब यहाँ आना हुआ था, मुझे तो ऊपर वाला किस्सा पता ही नहीं था। यही कारण था कि काकी के बारे में कुछ भी नहीं जान पाया था। मैं किसी के भी आने पर सावित्री ताई सीढ़ियों पर ताला लगवा देती थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे गुंबद एक भयावह दृश्य बना रहे थे। तभी एक बंदर ने छत पर छलांग लगाई और मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैं लगभग चिल्लाने को हुआ तो तभी मेरे कानों में आवाज पड़ी थी, डरो नहीं, कुछ नहीं कहता ये। मैंने अपने डर पर काबू पाया और आगे बढ़कर उस प्रतिमा के पांव छू लिए। हाँ, बिल्कुल श्वेत प्रतिमा ही तो लग रही थी।
चांदी जैसे सफेद बाल और सफेद साड़ी उनके चेहरे की आभा को दुगना कर रही थी। मैं राग हूँ, जलंधर से आया हूँ। जानती हूँ। मेरी बात को पूरा होने से पहले ही वे बोली। आप कैसे? इस बार मेरे शब्द बीच में ही रह गए। वे मुस्कुराती हुई बोली, नाथ का बेटा है ना तू, अमरनाथ का? जी। वही आंखें, वही नाक। जब मैं ब्याह कर आई थी ना, तो नाथ बिल्कुल तेरे जैसा ही था। और सबसे बड़ी बात, जानता है कि व्यक्ति के चेहरे पर सबसे बड़ी पहचान कौन सी होती है? मैं प्रश्नवाचक दृष्टि से उनके चेहरे की ओर देख रहा था। वे उसी मुद्रा में बोली, हर व्यक्ति की आंखों में एक चमक होती है। तेरी आंखों में भी वही चमक है जो नाथ की आंखों में होती थी। जानता है, नाथ की आंखों की वह चमक मुझे खींचती थी, एकदम स्वच्छ गहरे सागर जैसी। लेकिन जाने क्यों वह जल्दी ही मुझे मटमैली होती दिखने लगी थी। कि यह क्या कह रही है? बहुत कुछ समझते हुए भी मैं नहीं समझ पा रहा था। एक काकी ने ठाका लगाया, कैसी बातें कर रही हूँ मैं? अरे भीतर तो आ। 2 कदम आगे बढ़ी काकी, पुनः हंसी। भीतर भी कहाँ बैठेगा तू? वहां तो बस गज भर की जगह है केवल मेरे बैठने के लिए। अरे जफर ने कहा है 2 गज जमीन भी न मिली, पर मुझे तो मिल गई रे। चल छोड़ परे, हम यहीं बैठते हैं बाहर ही। तेरे लिए मैं कुर्सी लेकर आती हूँ। हाँ, मेरे पास एक कुर्सी है। तेरे काका जब भी ऊपर आते थे उसी पर बैठते थे। मैंने खूब संभाल कर रखा हुआ है उसे। आप रहने दीजिए, मैं यहीं पर बैठ जाऊंगा। पास ही पड़ी चारपाई की ओर इशारा करते हुए मैं बोला था, लेकिन साथ ही झेप भी गया। चारपाई पर तो वही बंदर पसरा हुआ था। सहसा काकी ने उसे झपटा, उठ यहाँ से। जानता है, घर में जब कोई मेहमान आए तो पहले उसे बैठने की जगह दी जाती है। वह झट से छलांग लगाकर छत के एक कोने में दुबक गया। मैं आश्चर्य से यह सब देखता रह गया था। सब लोग ठीक ही कहते हैं कि काकी अब बांझ नहीं रही, उसने एक जानवर पाल लिया है। मैंने ये बात काकी से भी कह दी तो वे एकाएक बोली, नहीं रे, ये जानवर नहीं है, इंसान से बढ़कर है। तभी तो मैंने इसका नाम मानव रखा है। जब जब तेरे काका के हाथों पिटी, इसी ने मुझे बचाया। काकी ने एक पलक मेरी ओर देखा, फिर गहरे अवसाद में डूबी बोली, जाने क्यों लग रहा है आज तू यहाँ मेरे लिए ही आया है। मैं झेप सा गया, लगा कोई चोरी करता पकड़ा गया हूँ। काकी पुनः बोली, मुझे तेरे काका से ये कोई शिकायत नहीं। वे तो तेरी ताई के हाथों कठपुतली बन गए थे। जैसा वो कहती उन्हें नाचना पड़ता। तेरे काका की नज़र क्या बदली, सबने मुझसे मुंह फेर लिया। तेरी बीजी को तो मैं पहले से ही नहीं भाई। अमरनाथ ने भी नजरें फेर ली, वो बेचारा भी क्या करता। तेरे काका और नाथ एक ही कश्ती पर तैर रहे थे। बीवियों के गुलाम, बीवियों के शिकंजे में फंसकर रह गए बेचारे। काकी एक साधारण व्यक्तित्व वाली औरत नहीं है, मैं जान गया था। लेकिन वक्त ने काकी को अस्थिर कर दिया। हंसी के बावजूद काकी के चेहरे पर आतंक फैलता नजर आया। कुछ पल मेरे चेहरे पर देखते रहने के बाद काकी बोली, तू अपने काका से पहले कब मिला था? क्या तुझे कुछ याद है? काकी ने मुझे वर्तमान में खींचा तो बस इतना ही कहा मैंने। काका को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उनके हाथ में हर वक्त किताब होती थी, बस इतना याद है। मैं यही जानना चाहती थी रे। क्या मतलब? तेरे काका की लिखी कुछ किताबें पड़ी हैं मेरे पास। वे मेरे लिए एक धरोहर छोड़ गए। मैं चाहती हूँ तू अब उनका वारिस बने। कुछ दिन तक मैं संभाल लूंगी, लेकिन मेरे बाद मैं समझ गया कि काकी मौत से डरी हुई है। काका भी तो यूं अचानक ही चल बसे थे, दिल के दौरे ने ग्रस लिया था उनको। काका की मौत पर बीजी और बाबूजी मुझे साथ नहीं लाए थे। सुनते हैं काका की मौत पर भी सावित्री ताई ने काकी के नीचे आने पर रोक लगा दी थी। सीढ़ियों के नीचे वाले दरवाजे पर बाहर से ताला भी लगवा दिया था। और जब काका के पार्थिव शरीर को शमशान ले जाने लगे तो काकी ने छत पर से आंगन में छलांग लगा दी थी। काकी बच तो गई, परंतु बाई बाजू की हड्डी टूट गई थी और 2 माह तक काकी अपनी बाजू को बिना प्लास्टर लिए घूमती रही थी। तू कुछ सोच रहा है? काकी ने मुझे वर्तमान में खींचा तो मैं बौखलाया सा बोला, नहीं तो। लेकिन क्या? भावुक नहीं हो रही हूँ? तू समझदार पढ़ा लिखा है, तुझसे अच्छा इन किताबों को कौन रख पाएगा? किसी और के हाथ लग गई तो जाने संभाल कर रखेगा या रद्दी में बेच देगा। अब कुछ भी कहना ठीक नहीं लग रहा था, बस इतना ही कहा, ठीक है, जाती दफा ले जाऊंगा। मैं चलने को हुआ तो काकी ने पुनः रोक लिया। अरे रुक तो। काकी तेजी से भीतर क्यों गई? लौटी तो उनके हाथ में लकड़ी का एक छोटा सा डिब्बा था। डिब्बा चारपाई पर रख काकी ने उसे खोला। बीच में से एक लाल रंग की पोटली निकाल काकी ने उसकी गांठों को खोला। उसमें से एक 5 रुपए का सिक्का निकाल काकी मेरी हथेली पर रखती बोली, पहली बार मेरे पास आया है, खाली हाथ थोड़े ना जाने दूंगी। रहने दीजिए, मैंने कहा तो काकी ने एक ठाकर लगाया।
जानती हूँ 5 रुपए देकर तू सोच रहा होगा कि इनमें क्या खरीदा जाएगा। अरे यह कोई खर्च करने के लिए नहीं दिया मैंने। आज के ज़माने में भला इसकी क्या कीमत। इसे संभाल कर रखना, जब कभी मेरी याद आए तो इसे सूंघना, देखना इसमें से खुशबू आएगी। का ये वाकया याद आते ही मैं अपने कमरे की ओर दौड़ा। मैंने वह सिक्का कहाँ रखा था याद आया। किताबों वाले रैक के नीचे जो कागज बिछा है उसके नीचे रखा था। मेरा अंदाजा सही निकला। सिक्का उठा, मैं उसे सूंघने लगा, तभी बीजी की आवाज़ पड़ी, अरे बाहर तो आ, तेरा तार आया है। तार? मैं तेजी से बाहर की ओर लपका। एक कपकपाती हुई लहर मेरे बदन में दौड़ गई थी। मैंने झट से तार खोला। कंपनी वालों का तार था। मेरी प्रमोशन का तार, सीधे मैनेजर की पोस्ट, तनख्वाह में पूरे 15,000 की बढ़ोतरी। मैं खुशी से फूला नहीं समा पा रहा था। मेरे एक हाथ में तार था, दूसरे हाथ में काकी का दिया 5 रुपए का सिक्का। तभी काकी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ खड़ा हुआ। कब 2 बूंद आंसू मेरी आंखों से लुढ़क गए पता ही नहीं चला। मैंने सिक्के को पुनः सूंघा, उसमें खुशबू ही खुशबू थी। कहानी यही समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।